सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 29 अगस्त के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम प्रश्न में भारत अमेरिका के बीच में बढ़ते टैरिफ तनाव को लेकर खबर है। भारत प्रयास कर रहा है हर तरीके से संभव हो पाए कि टैरिफ्स कम हो, क्योंकि व्यापारियों को भारी झटका देखने को मिलेगा। विशेषकर गुजरात में ही जो आपके हीरे के कारोबारी हैं, जेम्स के कारोबारी हैं, ज्वेलरी से कारोबारी हैं, इसके अलावा कपड़ा उद्योग के कारोबारी हैं, उनका करोड़ों का नुकसान देखने को मिल रहा है। अब भारत कई प्रयास कर रहा है, राजनीतिक प्रयास भी कर रहा है डेमोक्रेट्स के थ्रू, और जो भी डिप्लोमेसी में संभव हो पाता है वो हर देश ट्राई करता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में है संवाद की संभावना, सुरक्षा का सफ़र और फिर वैश्विक ताप से बदलता मौसम का रुख। सुरक्षा का सफ़र। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं अभियान चलाने का फैसला स्वागत योग्य है। हालांकि दोपहिया वाहनों की सवारी करने वाले लोगों को खुद ही इसे लेकर संजीदा होने की ज़रूरत है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अभियान से उनके भीतर जिम्मेदारी की भावना आएगी। 1 सितंबर से शुरू हो रहे इस अभियान को विधिशत होने के साथ जन हितैषी भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। खुद एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, हमें भी अपनी सुरक्षा और अपनी केयर करने की ज़रूरत, जैसे कि हम करते ही हैं। और वैसे भी बहुत ही रिस्की है टू व्हीलर पे, दोपहिया वाहनों पे बिना हेलमेट के चलना। अगला है संवाद की संभावना। भारत और अमेरिका के बीच शुल्क के मसले पर जिस तरह खींचातान की स्थिति बनी गई है, उसमें भारत के सामने निश्चित रूप से नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं। अगर यह भी सही है कि भारत इससे निपटने के लिए सभी मौजूद वैकल्पिक रास्ते अपना रहा है, नए उपाय निकाल रहा है, ताकि अमेरिका शुल्क थोपे जाने के देश पर कोई बड़ा असर ना पड़े। इसके समांतर शुल्क नीति से उपजे दबाव में आने के बजाय भारत ने अमेरिका के सामने भी अपने फैसले पर फिर से विचार करने का विकल्प खुला रखने के मौका छोड़ा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार शुल्क लगाने और इसके परिणाम भारत पर पड़ने का हवाला देने के बावजूद ऐसी गुंजाइश बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं कि दोनों देशों के बीच संवाद बहाल हो और कोई नया रास्ता निकले। गौरतलब है कि 50% शुल्क लगाने का अमेरिका फैसला लागू हो चुका है, और अब भारत के सामने इससे उपजी नई परिस्थितियां से निपटने की चुनौती है। जाहिर है, अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर कदम उठाने की ज़रूरत है। इसी क्रम में शुल्क लगाए जाने के असर को कम करने के लिए सरकार की ओर से बहुस्तरीय प्रयास जारी हैं, मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खड़े होने वाली तात्कालिक बाधाओं के बरकस दीर्घकालिक दृष्टि से समस्या का समाधान निकालना वक्त की ज़रूरत होती है। यह अमेरिका भी समझता है कि शुल्क लगाने का असर फिलहाल भारत पर जो भी पड़े, लंबे समय में इसके नुकसानों के वह भी अछूता नहीं रहेगा। शायद इसलिए इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति खड़ी हो जाने के बाद अब अमेरिका की ओर से भी समाधान के लिए कदम बढ़ाने के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। जो भी रहता है, आने वाले समय में कारोबार और उनसे जुड़े लोगों के लिए जल्द से जल्द सॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए अभी भी खबरें ऐसी आ रही हैं कि अगर ये समस्या समय रहते नहीं सुलझाई गई तो कारोबार, कारखाने जो कि भारी मात्रा में उत्पादन करते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, वहाँ से एक तो बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होगा कारोबारियों को, कारखाना मालिकों को, और बहुत भारी मात्रा में बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, जो लोगों को कम उत्पादन करने की वजह से निकाला जाएगा। बड़ी समस्या बन जाएगी ये। अगला है वैश्विक ताप से बदलता मौसम का रुख। ऋतुपर्ण दवे साहब, पिछले 16 वर्षों में पहली बार मानसून ने जल्द दस्तक दी। नौतपा के दौरान ठंडक ने हैरान किया, तो जून, जुलाई और अगस्त में बारिश ने बेहाल भी किया। बाढ़ और बादल फटने से बची तबाही की तस्वीरों के बीच उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू में उजड़ते ढहते गांव की तस्वीरों ने बेहद परेशान किया है। कृषि के साथ समूचे जनजीवन पर असर पड़ा है। अभी भी बादल फटने या भारी बरसात से तबाही की खबरें आ रही हैं। नुकसान का सही सही अंदाज़ा लगाने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। विडंबना यह है कि कुछ वर्षों में से समझ नहीं आ रहा कि कब कौन सी ऋतु चल रही है।
उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक बीते 8 महीनों में कहीं बाढ़ से हाहाकार तो कहीं लू से पसीने छुड़ा दिए हैं। इस वर्ष जब जुलाई तक बाढ़, तूफान, भूस्खलन और बिजली गिरने संबंधी आंकड़ों के मुताबिक 16-26 लोगों की जान गई और कई लाख हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि पर फसल बर्बाद हो गई। देखिए, क्लाइमेट चेंज होने से जो एक सेट पैटर्न में परिवर्तन आ रहा है, उससे मानवता को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब देखिए, फसल का खराब होना, नष्ट हो जाना, पहाड़ों पे भूस्खलन होने से, हिमस्खलन होने से, भूस्खलन होने से राह मार्गों पे अवरोध हो जाता है, जिससे अर्थ पूरी दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो जाती है पहाड़ों की भी। काम करने वाले काम भी नहीं जा पाते हैं, यात्री और जितने भी टूर्स पे होते हैं, वो भी फँस जाते हैं। इसके अलावा बहुत ही जान-माल का नुकसान भी देखने को मिल जाता है। दरअसल मई का लगभग पूरा महीना बारिश, आंधी, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं के साथ बीता, तो जून, जुलाई और अगस्त अब तक हुई भारी बारिश ने कहर बरपाया। मौसम का बदला मिजाज हैरान करने वाला ज़रूर है, लेकिन कारण सबको पता है। देश के कई क्षेत्रों में 1 मई को पहले ऐसी गर्मी नहीं पड़ी, बल्कि बीते दिसंबर में भी कड़ाके की ठंड गायब थी। बार-बार सक्रिय होते पश्चिमी विक्षोभ ऐसे असामान्य स्थितियाँ की वजह हैं। देखिए, ये सब ज्योग्राफिकल फिनोमेनाज़ हैं। भारी बारिश से वनस्पति और मिट्टी दोनों ही प्रभावित होती हैं। मिट्टी में नमी बारिश से आती है लगने के साधारण लेकिन जटिल प्रक्रिया है। कभी एकाएक बाढ़ और बारिश तो कभी भयंकर सूखे की स्थिति बेहद चिंताजनक है। वर्ष 1980-2020 के दौरान वैश्विक स्तर पर सूखे और बारिश से होने वाली घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि हर साल 0.24 से 1.3% तक वृद्धि चिंताजनक है। ये हो रहा है। चिंताजनक यह है कि जलवायु परिवर्तन के साथ साथ कई अन्य दूसरी आपदाएं भी अगले 2 दशकों में विश्व को घेरने लग रही हैं। इससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर अभी से पड़ रहा है। अफ़सोस की बात यह है कि हम अब भी इससे बेखबर हैं और जो परिवर्तन भारी मात्रा में हो रहे हैं, अभी भी उसको नज़रअंदाज करने का प्रयास करा जा रहा है, उस पे काम नहीं करा जा रहा है। इसलिए तक जीवाश्म ईंधन से अंधाधुंध ऊर्जा व भूमि की विषम उपयोग से तापमान में पहले ही पूर्व औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि चिंताजनक है। भीषण सूखा, अत्यधिक गर्मी और बाढ़ से लाखों लोग खाद्य सुरक्षा और आजीविका के खतरे से जूझ रहे हैं। और वर्ष 2008 से विनाशकारी बाढ़ और तूफान के कारण हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग घरों से पलायन को मजबूर हुए। परेशान करने वाली बात यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अफ्रीका में फसल उत्पादकता 1/3 घट गई है। अफ्रीका में दिख रहा है कि घट गई है। भारत में भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये हर देश में हो रहा है। ऐसे संक्रामक रोग जो विषाणुओं और कीट पतंगों से होते हैं, तेजी से फैल रहे हैं। अब वेदर कंडीशन ऐसी बन जाती हैं कि इनकी भी तादाद बढ़ जाती है। पारिस्थितिकी तंत्र अलग नुकसान उठा रहा है। कई प्रजातियां या तो लुप्त हो चुकी हैं या हज़ारों जीव जंतु अत्यधिक ऊंचाइयों पर चले गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रकृति के साथ अजातियाँ पर कब और कैसे रोक लगेगी। कुछ नए शोध बताते हैं कि उत्तर भारत में मानसून पूर्व के महीनों यानी मार्च से मई तक हवा की रफ्तार घटने से ठंडी हवाएं गर्म क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। वहीं दक्षिण भारत में तेज हवाएं नमी को बेहतर ढंग से फैला रही हैं। इससे हवा में बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव का पता तो चलता है, साथ ही यह भी मानसून की चाल कैसे प्रभावित हो रही है, इसका भी आइडिया हो जाता है। शहरों में बड़ी गर्मी के पीछे कारण है जनसंख्या घनत्व के अलावा कंक्रीट, उसमें ढाले लोहे का सरिया, डामर और इमारतों की ठोस सतह धरती को न केवल ढक लेती है, बल्कि गर्मी को अवशोषित कर काफ़ी समय तक सहेजे रखती है। इसको लेके एक टर्म है अर्बन हीट आइलैंड। अर्बन हीट आइलैंड। कंक्रीट की रोडें, बिल्डिंगें ये ऐसे हीट को ट्रैप करके रखती हैं लंबे समय तक। इसलिए आपको ना गर्मी मौसम में भी, जब समर चल ही रहा है पूरे देश में, समर तो समर होता है, गर्मी लगती है उसमें, मगर आपको शहरों में घुटन महसूस होगी। बिना एसी के आप रह नहीं पाएंगे। ये घुटन असल में यही है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है। वो जा ही नहीं रही, वो ट्रैप हो गई है। और वही वही समर होता है जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो आपको वही एग्जैक्टली समर इतना दुखदाई नहीं लगता है। गर्मी होती है मगर इतनी भी पीड़ादायक नहीं होती है। वहीं ग्रामीण इलाकों में तापमान और पर्यावरण में तुलनात्मक रूप से काफ़ी
अंतर साफ समझ आता है। ऐसे इसलिए भी कि शहरों की तुलना में गांव अधिक ठंडे महसूस होते हैं। वहाँ की हरियाली, खुलापन और कम जनसंख्या घनत्व ऐसे कारक हैं जो वायुमंडलीय तापमान को ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। वहीं गांव में पेड़ पौधे, खेत और खुले स्थान अधिक होते हैं जो तापमान को कम करने में सहयोगी होते हैं। यही कारक है बारिश को भी प्रभावित करते हैं। अब हम सभी देखते हैं कि एक ही शहर या इलाके में 1 से 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में वर्षा की तीव्रता और मात्रा में भिन्नता होती है। अब देखिएगा बारिश के समय में शहर का एक पोर्शन ऐसा होगा जो कि बहुत ही भयंकर बारिश झेल रहा होगा। एक पोर्शन ऐसा होगा जो सूखा होगा या फिर कम बारिश हो रही होगी। वास्तव में ये स्थानीय कारक बनते हैं जिससे पारंपरिक मौसम प्रणालियों से पता लगाना चुनौती भरा होता है। ये लोकल इफेक्ट्स होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ कितनी बारिश होगी। हाल के वर्षों में कि ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं जिनमें एक तरफ 50 से 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश होती है तो दूसरी तरफ मौसम सूखा रहता है। मौसम विज्ञान की भाषा में यह दायरा 1 से 10 किलोमीटर तक होता है, जबकि स्थानीय स्तर पर वृहद होता है। यह 10 से 100 किलोमीटर के क्षेत्र की वर्षा को भिन्नता दर्शाता है। यही कारण है कि पारंपरिक मौसम प्रणाली सही अनुमान नहीं लगा पाती। देखिए आपके वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम्स होते हैं, वो बड़े क्षेत्रों को आइडिया लगा पाते हैं। ठीक है, बड़े इवेंट्स का आइडिया लगा पाते हैं कि पवने की कितनी गति चल रही है लंबे दूरी तक, क्षेत्र विशेष में कितनी उमस है, क्षेत्र विशेष में कितना ह्यूमिडिटी दिख रही है या फिर गर्मी है। एक बड़े क्षेत्र का बताते हैं वेदर फोरकास्टिंग। अब चुनौती ये आ रही है कि रीजनली, लोकली भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वेदर पैटर्न्स में। मगर देखते हैं कैसे वैज्ञानिक इस पे काम करते हैं और कैसे हम लोग, सरकारें, एजेंसीज इसके लिए कुछ करती हैं या नहीं करती। ये समस्या तो साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। बहुत अच्छा आर्टिकल है पर्यावरण के परिवर्तन को लेके। तो फिलहाल इसी के साथ बातचीत रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।